वंदे मातरम। बिहार बोर्ड से क्लास 10th की तैयारी कर रहे आप सभी छात्र छात्राओं का भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह क्लास आपका ये पार्ट 3 है, अध्याय दूसरे का। पार्ट 3 में क्या होने वाला है तो क्वेश्चन आंसर, यानी आज के इस वीडियो में हम आपके चैप्टर से, आपका ये बुक है हमारे पास, इस बुक का ये जो दूसरा अध्याय है, जब आप उस अध्याय को निकालिएगा तो उसके अंदर भी कुछ सवाल दिए गए हैं, उन सवालों को करेंगे। फिर इस चैप्टर के अभ्यास के सभी प्रश्नों के आंसर को हम करेंगे। तो हमारे साथ विद्यार्थी हमारे ऑफलाइन बैचेज के भी हैं, उनको पढ़ाते पढ़ाते ये वीडियो आप तक भी पहुंच जाएगी। और वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अधिकतर बच्चों तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले वो निकालिए, उसमें अपना पेज, क्वेश्चन सामने रखिएगा। चलिए हमको दीजिए, तो क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा। दे दीजिए, निकालो, क्वेश्चन निकाल के दीजिए हमको। क्वेश्चन निकालिए। पहले उधर का, उस चैप्टर का जो पहला सेक्शन का जो क्वेश्चन है वो निकालिए। तो अपने जीवन में दोस्तों मोटिवेशन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। प्रतिदिन कुछ ना कुछ मोटिवेशन अपने देखते रहिए ताकि आपके जीवन में कुछ नई उम्मीद बने। यहाँ है कि अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा बनाए रखना है, और वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप कुछ कर सकते हैं, ये सबसे पहले आपको इस चीज़ पर भरोसा करना होगा, तभी आप कुछ कर पाइएगा और वो चीज़ आपके लिए एनर्जी का काम करेगी। अब चलते हैं पहले सवाल पे। सवाल क्या है जी? पहला जरा सवाल पढ़िए, तो सवाल पढ़िए या लाइए हमको क्वेश्चन दीजिए। लाइए तो ला, हाँ, पेज नंबर 20, पेज नंबर 20। ऑनलाइन जो भी लोग देख रहे हैं देखिए, बुक है और दूसरे अध्याय में पेज नंबर 20 पे आइएगा। और पेज नंबर 20 पे एक ही प्रश्न है, और प्रश्न है कि आपको 3 परख नलियाँ दी गई हैं। परख नली बोलते हैं कि जो आप, जैसे कि अगर आप किसी प्रयोगशाला में गए होंगे, अपने विद्यालय के प्रयोगशाला में, तो वहाँ पर आप ऐसे ऐसे चीज़ों को देखे होंगे जो कि पारदर्शी ग्लास का होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का परख नली ले लेना है, पतले पतले पाइप जैसे होते हैं। और फिर कहता है उसमें एक में आश्रित जल रखना है। आश्रित जल क्या होता है ये समझ जाइए। आश्रित जल बोलते हैं शुद्ध जल को। किसको? शुद्ध, एकदम शुद्ध जल होगा उसको आश्रित जल बोलते हैं। तो आश्रित जल लेना है, और शेष 2 में, एक में अम्लीय विलयन रखना है और दूसरे में क्षारीय विलयन रखना है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया गया है, एक ही लिटमस पत्र है आपके पास, क्या? लाल कलर का, और कह रहा है जाता है तो प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थ की पहचान आप कैसे करेंगे? अभी सवाल समझ में आ गया कि 3 आपके पास परख नली है, और तीनों परख नली में एक में आश्रित जल दे दिया गया। क्या दे दिया गया? आश्रित जल। एक में आपको अम्ल है, आपको मालूम नहीं कि किस में अम्ल, हम लिख रहे हैं, बेशक आपको मालूम नहीं है, हमें मालूम नहीं है, समझाने के लिए बस केवल लिख रहे हैं। और एक में क्षार है, यानी भस्म है। ठीक है, अब आपको मालूम न होता तो इस अम्ल में, और आपके पास केवल एक ही लिटमस पेपर है और वो है लाल कलर का। कैसा कलर का? लाल कलर का। तो आपको ये चीज़ पढ़ाया गया है कि अम्ल की क्वालिटी होती है कि वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे, और भस्म की क्वालिटी होती है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे। ठीक है, आश्रित जल जो है उसमें आप लिटमस पत्र कितनों डालिएगा निकालिएगा, उसके कलर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप लिटमस पत्र, लाल कलर का लिटमस पत्र लीजिएगा, और हमें मालूम है, तो अभी हमने आपको समझा दिया, तो आप क्या करेंगे? उस लिटमस पत्र को डालेंगे। अगर इसमें आश्रित जल है तो लिटमस पत्र को डालने पर हमें मालूम चलेगा कि इसमें, मतलब उसका कलर ही चेंज नहीं होगा। कलर चेंज नहीं होगा तो हम समझ जाएंगे कि इसमें क्या है? आश्रित जल है। उसके बाद लिटमस को लेंगे, लिटमस सूख जाएगा, चूँकि भीग गया, तो सूखने के बाद फिर लिटमस को हम कहाँ डालेंगे? किसी दूसरे परख नली में डालेंगे। इसमें डालें या इसमें डालें? अगर हम लाल लिटमस, चूँकि हमारे पास है लाल लिटमस पत्र, क्षार में डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अम्ल में जैसे ही डालेंगे, अच्छा लाल लिटमस पत्र है हमारे पास, तो लाल लिटमस पत्र को जब क्षार में डालिएगा तो वह नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। तब आपको मालूम चल जाएगा कि इसमें क्या है? क्षार है। इसमें क्या है? क्षार है। और किस वक्त? अच्छा, बाई मिस्टेक हो गया होगा, हो सकता है। तो इस समय क्या है, इसमें जैसे ही इसमें डालिएगा आप लाल वाले को, तो ये क्या हो जाएगा? ये अपना कलर बदल के
नीला में चला जाएगा। तो ये क्षार आपको पता चल जाएगा। और अम्ल, अब तो फाइनली एक रह गया, जो बच गया उसमें क्या होगा, अम्ल होगा। तो इस तरीके से आपको पहचान हो जाएगा। उसी चीज़ को यहाँ पर शब्दों में लिखा गया है कि हम जानते हैं कि अम्लीय विलयन में नीले लिटमस पत्र को लाल और क्षारीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अतः यदि हमें केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाए तो हम बारी बारी से तीनों डुबाएंगे और तीनों परखनली में अलग अलग से डुबाएंगे, और इसका रंग यदि नीला हो जाता है जिसमें भी डालने पर, तो वह कैसा होगा, क्षारीय होगा। अब हमें जो पत्र जो मिला हुआ है लाल था और नीला हो गया, नीला हो जाने के बाद उसे फिर किसी परखनली में डुबाएंगे, अगर उसमें डुबाने पर वह लाल वापस लाल हो जाता है तो वह अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। और फिर बाद में जो बच गया वो आसवित होगा। तो आप कैसे भी करके इसे कर सकते हैं, लिखना आपके ऊपर है कि आप किस परखनली में पहले डाल रहे हैं। आप डालेंगे और कहेंगे कि नहीं कोई असर नहीं पड़ा, तो इसका मतलब इसमें आसवित जल होगा। आप डालेंगे और लाल यदि नीला हो जाता है तो कहेंगे यह क्षारीय है, और डालेंगे और उसके जब नीला हो गया, अब नीला को फिर वापस जब अम्ल में डालिएगा तो कैसा हो जाएगा, वो लाल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका काम हो गया। अब देखिए पेज नंबर 24, पेज नंबर 24 पर कौन सा है क्वेश्चन, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही तथा खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। जैसे पीतल का बर्तन में आप दही रखेंगे तो दही खराब हो जाएगा आपका, दही क्या हो जाएगा, तांबा के बर्तन में रखिएगा तो दही आपका खराब या खट्टा सामान आपका खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा, क्योंकि जब उसको पीतल या बर्तन में रखिएगा तो खट्टा पदार्थ क्या, खट्टा पदार्थ उसमें अम्लीय मात्रा होती है। तो अम्ल धातु से जब भी रिएक्शन करता है ना धातु से, तो वह क्या निकालता है, लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस, सॉरी जल नहीं बल्कि हाइड्रोजन गैस बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यानी जिस भी जो पदार्थ खट्टा है या फिर दही है उसको आप रखिएगा पीतल में और तांबा में, तो तांबा और पीतल दोनों धातु है, दोनों क्या है, धातु है। और धातु के साथ जब अम्लीय चीज़ अभिक्रिया करेगी तो वह क्या बनाएगी, लवण और हाइड्रोजन बनाएगी, और जिसे खाने पर हमें हानि पहुंच सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि पीतल और तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। समझ में आ गया बात, कि पीतल या तांबा के बर्तन में काहे खट्टा सामान ना रखे के। अब दूसरा नंबर सवाल है, दूसरा नंबर सवाल क्या है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए, इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे कराएंगे। हाँ, कह रहा है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है। तो अभी बताए हैं कि धातु के साथ जब अम्ल की अभिक्रिया कराइएगा तो कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। यहाँ जिंक क्या है, एक धातु होता है जिंक एक, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl। अब इन दोनों का अभिक्रिया कराया गया तो जिंक क्लोराइड बना और क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस बनाया। तो गैस क्या निकला मालूम चल गया। जांच कैसे होगा, कहता है कि एक परखनली में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर उसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालेंगे। तनु शब्द से क्या मतलब है, तनु शब्द से समझ रहे हैं, पतला, क्या मैंने खूब गाढ़ा नहीं डालना है सल्फ्यूरिक अम्ल, पतला सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है, और उसमें डालकर जिंक का टुकड़ा जो है दाना दाना, ऐसे भी खेत में छींटने के लिए जिंक आता है, देखते हैं बोरा कभी देखे हैं जिंक का, हैं आप सभी लोग किसान के घर से हैं तो आप सब ने जिंक का बोरा तो जरूर देखा होगा, हो सकता है जिंक का दाना भी देखा हो, ध्यान नहीं दिए हो अलग बात है, लेकिन ध्यान कभी देखिएगा। अभी का समय है, खेती चल रहा है, तो इस समय देखिएगा बहुत खाद किना के जाता है। तो दानेदार क्या करना है, जिंक का टुकड़ा डालना है। अब जब अभिक्रिया अंदर होगा तो अभिक्रिया के फलस्वरूप निकलने वाले गैस को साबुन के विलयन के पास, यानी साबुन से थोड़ा पानी में झाग बना देना है। अब उसमें जब झाग जब हो जाएगा तो कह रहा है कि विलयन में बुलबुले उत्पन्न हो जाते हैं, झाग बनेगी तो बुलबुला उत्पन्न होता है। तो कहता है इन बुलबुलों के पास में मोमबत्ती लेके जाइए, क्या लेके जाइए, मोमबत्ती लेके जाइए, और इवन इससे प्रवाहित करा के, किससे, इस यहाँ जो दानेदार जो आपको गैस जो निकल रहा है, वो जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, उस हाइड्रोजन गैस को साबुन के विलयन से प्रवाहित करा देना है। यानी उसमें से उसको, अब जैसे बोतल में आपके गैस भरा हुआ है, पानी में कैसे भुड़भुड़ा दिया जाता है, उस तरीके से उसको क्या करना है, प्रवाहित करा देना है। और जब बुलबुला निकलेगा उस बुलबुला के पास आप क्या लेके जाइएगा, मोमबत्ती लेके जाइएगा।
तो उसमें से आपको जैसी फट फट की आवाज़ जलेगी, मोमबत्ती जलती रहेगी लेकिन फट फट की आवाज़ करती रहेगी मोमबत्ती, तब आपको समझ में आ जाएगा कि निकलने वाला गैस कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो जांच हो जाएगा इस तरीके से। अगला सवाल है 3 नंबर में कि कोई धातु यौगिक ए, धातु यौगिक का क्या नाम है, ए, हमें मालूम नहीं है कौन सा यौगिक है, ठीक है, लेकिन धातु का यौगिक है। किसका यौगिक है, धातु का। देखिए तत्व और यौगिक में क्या अंतर होता है मालूम है आपको, तत्व और यौगिक में क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया था। तत्व और यौगिक, एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ाया गया था, याद होई तब ना। एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट जो होता है वह अकेला होता है, क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, है ना, सोडियम हो गया, है ना, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब अकेले अकेले हैं। ठीक है, लेकिन ये सब, इन सभी में से कोई जो संबंध बना सकते हैं वो आपस में मिल करके कोई नया तत्व बना ले, जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों होने के कारण यह क्या है, कंपाउंड है। क्या है, अब कह रहा है धातु का यौगिक। किसका यौगिक, धातु का। तो धातु का यौगिक यानी अगर सोडियम देख रहे हैं, सोडियम एक धातु है, तो सोडियम धातु यानी NaCl भी है, तो ये धातु का यौगिक है कि नहीं है ना, धातु का यौगिक, क्योंकि इसमें एक धातु है और दो इधर क्लोरीन और सोडियम मिलके बना है, तो धातु का यौगिक बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, तो ऐसे सारे यौगिक जिसमें धातु मिले होंगे वो क्या कहलाएंगे, धातु के यौगिक कहलाएंगे। तो आपके सवाल अभी समझ गए होंगे धातु का यौगिक क्या है। तो सवाल में कह रहा है कि कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, उसमें बुदबुदाहट उत्पन्न हो जाती है। अब इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। जो उसमें से बुदबुदाहट के बाद जो गैस निकलती है, मोमबत्ती जल रहा है उसको क्या करेगा, वो बुता देगा। कह ये रहा यदि उत्पन्न यौगिक में एक से कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब देखिए यहाँ पर उसी का लिखा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट है, यही सवाल का आंसर है ना 3 नंबर। ये है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, अब ये कैल्शियम एक खुद से कह रहा है कि अपने आप से लिखिए, लेकिन कुछ उसमें हिंट दिया हुआ है कि क्या लिखेंगे आप। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें कैल्शियम क्या है, धातु है, तो ये धातु का यौगिक हुआ। किसका यौगिक हुआ, यौगिक ए, यही ना है यौगिक ए। इसका हम किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कह रहा है सवाल में कराने के लिए। जब कराएंगे तो हमें बनेगा कैल्शियम क्लोराइड। कह रहा है कि एक जो बनेगा वह कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, एक तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। बाकी कौन सा गैस बनेगा जिसके वजह से मोमबत्ती बुझ जाएगा, तो CO2। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जिसके कारण मोमबत्ती बुझ जाएगा और यहाँ पर जल भी रिलीज होगा। उम्मीद है समीकरण समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा एक सवाल बताइए, अगर यहाँ पर एक मोमबत्ती जला रहे हैं, क्या जला रहे हैं, यहाँ पर भी एक मोमबत्ती जला दिए, ये का है जलेगा, 2 को जलेगा, जल गया। इस मोमबत्ती को हम ढक देंगे किसी ढक्कन से या किसी बर्तन से, किसी गिलास से ढक देंगे और इसे ओपन में छोड़ देंगे जलने के लिए। ठीक है, दोनों में से कौन बुतेगा, डिब्बा से जो बंद करो। क्यों बुतेगा बताइए, डिब्बा से बंद है ये, ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, उसमें ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो क्या हो गया है जिसके वजह से बुत गया, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो इसके अंदर CO2 भर गया। क्या भर गया, जो आग को जलने नहीं देता है, आग को जलने नहीं देता है, तो ये आग क्या हो जाएगा, बुत जाएगा। वही हाल यहाँ पर जब CO2 ही निकलता है तब ना मोमबत्ती बुता जाएगा। समझ में आ गया बात, इसको कंटिन्यू ऑक्सीजन मिल रहा है, इसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया और CO2 भर गया। समझ में आ गया बात।
इस सवाल समझ गए? चलिए पेज नंबर 27 पे निकालिए, पेज नंबर 27, पेज नंबर 27। हाँ, क्या प्रश्न है? पहला कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा अम्ल? और हाइड्रोजन नाइट्रेट HNO3 को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन नाइट्रेट। याद करते चलिएगा ये सब चीज़ भी। HNO3 को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन नाइट्रेट। तो कहता है कि HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित होती है? यानी इस सब में अम्लीय लक्षण क्या दिखता है, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीय अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होता है। जबकि जो एल्कोहल होता है, जो दारू में डाला जाता है, नशा जिससे लगता है वो, या फिर ग्लूकोज के जैसे, इन सब में हाइड्रोजन है, सब में हाइड्रोजन है। तो कह रहा है कि अगर HCl में हाइड्रोजन है, HNO3 में हाइड्रोजन है, तो वो दोनों अम्लीय प्रवृत्ति का है, वो अम्लीय लगता है, लेकिन वहीं ग्लूकोज और एल्कोहल अम्लीय क्यों नहीं अभिलक्षण करता है, यही पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर दिया गया है कि HCl तथा HNO3 आदि जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है। जबकि यही यौगिक एल्कोहल तथा ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन और आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। यानी इनको यदि जल के साथ, इसको एल्कोहल को और ग्लूकोज को, किसको? पानी के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा, लेकिन ये क्या करता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, जिसके वजह से जलीय विलयन अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करता है। किनका? इनका जलीय विलयन नहीं करता है, ठीक है। यही सवाल का उत्तर होगा। आगे क्या है? हाँ, अगला सवाल कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? देखिए, अम्ल को जब पानी में मिलाया जाता है, अम्ल को पानी में जब मिलाया जाता है तो एक्चुअली होता क्या है कि अम्ल में H+ आयन होता है। कौन सा आयन होता है? अम्ल में H+ आयन होता है। वहीं लिखा गया है कि अम्ल में H+ आयन होने की उपस्थिति के कारण विद्युत का क्या होता है? प्रवाह होता है अम्ल में। नहीं तो अम्ल में यदि H+ आयन नहीं होता तो विद्युत का प्रवाह नहीं होता, यानी उससे होकर के करंट फ्लो नहीं करता। अब कह रहा है, अगला सवाल क्या है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? कहता है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl में, अगर आप HCl में नीला लिटमस पत्र डाल दें, कैसा? नीला, तो ये किस कलर का हो जाएगा? HCl क्या होता है? अम्ल या क्षार? HCl क्या होता है? अम्ल होता है कि क्षार? क्या होगा? क्षार नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्षार नीला को लाल करता है, अम्ल नीला। तो ये अम्ल है, ये क्या है? ये नीला को लाल करेगा, ठीक है, ये नीला को लाल करेगा। अम्ल का काम है नीला को लाल करना, क्षार का काम नहीं है। तो अम्ल जब नीला को लाल करेगा तो ये HCl है, लेकिन कब करेगा? जब ये भीगा हुआ रहेगा, जलीय विलयन इसका होगा तब करेगा। समझ आ गया बात? ये सूखा हुआ, कह रहा है शुष्क HCl, तो सूखा हुआ रहेगा तो ये नहीं करेगा। वो यही कह रहा है कि हाइड्रोजन H+ की अनुपस्थिति के कारण शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदल पाता है, सूखा रहता है इसलिए नहीं बदल पाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, पढ़िए। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए ताकि? हाँ, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। यानी यदि अम्ल को पतला करना हो तो ऐसा क्यों किया जाता है? कह रहा है कि अम्ल को ही जल में मिलाना चाहिए। यानी हमको किसी में चीनी को पानी में मिला दे, चाहे पानी को चीनी में मिला दे, मीठ बनेगा तो शरबत ही बनेगा कि नहीं बनेगा।
तो यहाँ कह रहा है कि नहीं, जब आपको अम्ल को पतला करना हो तो अम्ल को पानी में डालिए, पानी को अम्ल में नहीं डालना है। पानी को भी तो डालेंगे पतला ही बनेगा, लेकिन नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है? तो लिखा हुआ है कि यदि अम्ल को तनुकृत करते समय जल को अम्ल में डाला जाए तो अभिक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी हो जाता है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या निकलेगा? ऊष्मा निकलेगा। हो सकता है वो आपके लिए हानिकारक हो जाए, हानि पहुंचा दे ऊष्मा उसकी। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसीलिए अम्ल को तनुकृत करते समय यह अनुशंसित किया जाता है कि अम्ल को जल में ना मिला करके क्या किया जाए? जल को अम्ल में मिलाया जाए। ठीक है, जब अम्ल को रखिएगा पानी में तो क्या हो जाएगा? पानी ज़्यादा ही गर्म होने लगेगा, वहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने लगेगा। इसीलिए अम्ल में क्या किया जाता है? हाँ, अब क्या है अगला 5 नंबर में कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? क्या करते समय? अम्ल को तनुकृत करते समय। आइए अगले सवाल पर। अगला सवाल, तो अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम की सांद्रता की कमी आती है। क्या आती है? कमी आती है। हाइड्रोनियम के आयन की सांद्रता की कमी आती है। पूछ रहा है क्यों या फिर क्या होता है, ये पूछ रहा है। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते कैसे प्रभावित होती है? तो प्रभावित होने में क्या होती है? कमी आ जाती है। क्या आती है? कमी हो जाती है। यानी हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता क्या हो जाती है? कम पड़ जाती है। यही इसमें प्रभाव होता है। आगे 6ठा नंबर सवाल क्या कह रहा है? 6ठा नंबर सवाल में कह रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? तो कह यहाँ पर रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। कैसे प्रभावित होती है? तो इसमें वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अब आगे इसका क्वेश्चन नंबर पहला है, लेकिन ये किस पेज का है? इस पे पेज ऊपर नहीं दिया गया। पेज नंबर 31, पेज नंबर 31 पर हाँ सवाल है। कहता है कि आपके पास 2 बिलियन है, ए और बी। कितने बिलियन है आपके पास? 2 बिलियन है। यदि ए के पीएच मान ए का जो पीएच मान है वह 6 है तथा बिलियन बी का पीएच मान कितना है? 8 है। तो कह रहा है किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इसमें कौन अम्लीय और कौन क्षारीय है? अब इस सवाल का जवाब आप ही बताइए, कौन अम्लीय कौन क्षारीय होगा? जिसका पीएच मान 6 होगा वो अम्लीय होगा या जिसका पीएच मान 8 होगा वो अम्लीय होगा? क्यों? क्योंकि 7 से नीचे आता है ना, वो अम्लीय हो जाता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो बिलियन ए की प्रकृति, बिलियन ए का कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। कितना पीएच मान दिया गया है? 6 दिया गया है। और वहीं बिलियन बी का पीएच मान कितना दिया गया है? 7 दिया गया है। ये 6 है और 7 है। तो अच्छा, अगर कोई वस्तु अम्लीयता है तो जो ज़्यादा खट्टा होगा उसमें H+ का आयन सांद्रता अधिक होगा या फिर जो कम खट्टा होगा उसमें? माने जो ज़्यादा खट्टा होगा H+ की सांद्रता उसमें ज़्यादा होगी और उसका अम्लीय मान पीएच मान कम होगा कि ज़्यादा होगा? सो बताइए। कम होगा। जिसका पीएच वैल्यू कम होता है ना, जितना कम करते जाइएगा पीएच वैल्यू उतना ही खट्टा यानी खट्टापन भी बढ़ेगा। खट्टापन बढ़ेगा तो इसका जिसका पीएच वैल्यू कम होगा उसका खट्टापन बढ़ेगा। पीएच वैल्यू जैसे जैसे कम होगा खट्टापन, खट्टापन बढ़ने का मतलब क्या है कि अम्लीयता बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? अम्लीय। इसका मतलब ये हुआ कि अम्लीयता बढ़ेगा। अम्लीयता बढ़ने का मतलब ये हुआ कि H+ की सांद्रता भी बढ़ेगी। H+ की सांद्रता भी बढ़ेगी। तो वहीं सब लिखा हुआ है कि बिलियन ए अम्लीय प्रकृति की है क्योंकि इसका पीएच मान 6 है, जो 7 से कम है। बिलियन बी की क्षारकीय प्रकृति है क्योंकि इसका पीएच मान 8 है जो 7 से अधिक है। ठीक है।
H प्लस आयन की सांद्रता अम्ल में ज़्यादा होती है, अम्ल में ज़्यादा होती है, इसीलिए विलयन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। तो किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी? विलयन ए में। क्यों? क्योंकि ए वाला अम्लीय है। अब इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहा है कि H प्लस AQ जलीय विलयन है H प्लस का, कहता है आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो विलयन होगा उसके प्रकृति पर H प्लस की सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा। कहता है जिस विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होगी वह विलयन अधिक अम्लीय होगा। अभी बताए हैं जिसमें H प्लस की सांद्रता अधिक होगी वह विलयन भी अम्लीय अधिक होगा। अब कहता है कि जबकि जिस विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता कम होगी वह विलयन क्षारीय अधिक होगा। वह विलयन क्षारीय H प्लस जैसे जैसे कम होता जाएगा pH मान बढ़ता जाएगा, pH मान बढ़ता जाएगा यानी क्षारीयता बढ़ती जाएगी, वह ज़्यादा क्षारीय होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि क्या क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं? यह क्षारकीय क्यों होते हैं? कह रहा है कि कोई भी क्षारकीय विलयन, अभी तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर जिसमें H प्लस का आयन होगा, कि कौन सा आयन होगा? तो H प्लस आयन होगा तो अम्लीय होगा, यही ना पढ़े हैं। तो कह रहा है सवाल में कि क्षार में H प्लस आयन होता है कि नहीं होता है? क्षार में अगर H प्लस आयन होता है तो फिर क्षार काहे होता है? समझ आ रहा है बात आपको? तो इसके कहने का मतलब है कि हाँ क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होता है, लेकिन क्षार होने के लिए OH माइनस आयन का सांद्रता अधिक होना जरूरी है। यानी ये कम रहेगा ये ज़्यादा रहेगा तो वस्तु कैसा होगा? क्षारीय होगा। और इसकी सांद्रता अधिक इसकी सांद्रता कम रहेगी तो वस्तु अम्लीय होगा। वही बात यहाँ लिखा गया है शब्दों में। सवाल समझ में आ गया? आंसर सवाल में कोई दिक्कत हो समझने में, अगर समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन हमें नहीं लगता आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा होगा, सवाल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बेसिकली सब चीज़ ऑलरेडी नोट्स में भी पढ़ाया गया है ना, और यहाँ भी आप पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना, कह रहा है बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। माने कोई भी किसान किस स्थिति में, उसका मिट्टी कैसा हो जाएगा कि इन सब चीज़ का उपयोग करेगा? बताइए, ये सब में बताइए, ये सब कैसे है, ये मटेरियल कैसा है, क्षारीय है कि अम्लीय है? पढ़िए ना, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो क्षारीय है कि अम्लीय है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट किस प्रकृति का होता है? जरा आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिखते जाइएगा। किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में सवाल लिखिएगा, बताइएगा कि इसमें दिक्कत है। अगले क्लास में पहले उसका एक्सप्लेनेशन होगा, फिर आगे हम पढ़ाएंगे। तो जरा बताते चलिए क्या होगा। अम्ल और क्षार पढ़ाते पढ़ाते पूरा चैप्टर निकल गया। क्षारीय होगा, कैसा होगा? क्षारीय। इसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय प्रकृति की होगी। कैसी होगी? हाँ, हाइड्रोक्साइड वाले सभी क्षार होते हैं, पढ़ाया गया है आपको, ठीक है। और जो अम्ल है उनमें तो अम्ल लगा हुआ है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें अम्ल नहीं लगा रहता है फिर भी वो अम्ल होते हैं, ठीक है। अम्लीय प्रकृति होने के लिए अंतिम में अम्ल लगा हुआ होना जरूरी नहीं है। यहाँ हाइड्रोक्साइड है, ये सभी के सभी क्षार हैं। यानी वह किस स्थिति में क्षार डालेगा खेत में? जब उसका खेत अम्लीय हो गया होगा तभी ना डालेगा। माने खाटा हो गया होगा, जमीन खराब हो गया होगा, तो उसमें हम क्षार डाल के उसको नॉर्मल करेंगे, उदासीन करेंगे, तब ना उपजाऊ बनाएंगे। तो लिखा हुआ है कि जब किसान के खेत में मिट्टी अम्लीय प्रकृति की प्रदर्शित करेगी तो इस स्थिति में वह खेत की मिट्टी में क्या डालेगा? क्षारकता बढ़ाने के लिए बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना या फिर चौक का उपयोग करेगा खेत में। समझ में आ गया बात समझ में आया पूरा? चलिए बताते चलिएगा। खाली डमरू लेखन नहीं कर रहा है कि इन्हें मरने तेने डुमुक, इन्हें मरने तेने डुमुक, है ना। हम जो कहें से ही नहीं, आपको कोई चीज़ में दिक्कत है तो पूछिएगा ज़रूर,
चलिए अब प्रश्न 36 नंबर पेज, कौन सा पेज? आइए पेज नंबर 36, इसके बाद अभ्यास का प्रश्न है। पेज नंबर 36 में कहता है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? चलिए बताइए इसका आंसर। आगे बका भक नीचे आंसर जाओ। हाँ अभी बताइए, देख लिया है सब नहीं आंसर बोर्ड पर, गाल हो जाएगा ये गाल नहीं करना है। चलिए 2 नंबर का आंसर बता दीजिए तब। उस पदार्थ का, अच्छा पहले का आंसर पहले क्लियर करिए, क्या पढ़े हैं बोर्ड पर? CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम ब्लीचिंग पाउडर है ना, विरंजक चूर्ण, कल पढ़ाया था, ये फार्मूला भी रटवाया गया था आपको। उसके बाद 2 नंबर क्या सवाल है? उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। अब बताइए। कैल्शियम हाइड्रो। सब बोर्ड पर देखती है नहीं? अरे बोर्ड पर छोड़ो, वहाँ भी है बोर्ड पर छोड़ो, यहाँ भी है। चलिए सब तो नोट्स आप ही के पास अवेलेबल है, हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए हैं। चलो तो उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, विरंजक चूर्ण बनाता है। वो कौन सा पदार्थ है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। फिर कहता है अगले सवाल में कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर जल, कठोर जल समझते हैं क्या होता है? जिस जल में मैग्नीशियम के या फिर कैल्शियम के कैल्शियम के उसको क्या कहते हैं? सल्फाइड या ऑक्साइड, सल्फाइड या ऑक्साइड जिस जल में मिले रहते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, कैल्शियम ऑक्साइड हो, कैल्शियम सल्फाइड हो या मैग्नीशियम सल्फाइड, जिसमें मिले हुए रहते हैं ना जिस जल में, वो जल कठोर जल कहलाता है। कैसा है? उसको खौलाने में दिक्कत होता है, डबकाने में, वो जल्दी डबकता नहीं है, गर्म होने में समय लगाएगा, गर्म होने में समय लगाएगा। तो उसमें क्या किया जाता है? तो वही कह रहा है कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग करेंगे? तो सोडा का उपयोग किया जाता है, वॉशिंग सोडा का। किसका? वॉशिंग सोडा का। जब धुआं सोडा, इसको धुआं सोडा भी बोला जाता है, वॉशिंग सोडा है मतलब धुआं सोडा भी इसको बोला जाता है। खावा सोडा बा आई हम, धुआं सोडा, हाँ धोने वाला सोडा। इसका फॉर्मूला क्या है? Na2CO3 10H2O। ठीक है, ये है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होगा? इस प्रक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? देखिए सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होता है। साथ ही साथ क्या चीज़ निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यहाँ पर समीकरण लिखा गया है, देखिए 2NaHCO3 है ना, तो 2NaHCO3 हट 2NaHCO3। अब इसको गर्म किया गया, क्या किया गया? तो गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनाया, जल बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। कोई दिक्कत है यहाँ? नहीं दिक्कत है तो रह जाइए यहीं पर, नहीं दिक्कत है तो देखिए। अब है सवाल 5वां नंबर, और आपके किताब के अंदर के सवाल जो दिए गए हैं चैप्टर के अंदर थोड़ी थोड़ी जगह पे, उसका आखिरी है। पेरिस ऑफ प्लास्टर की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। देखिए पेरिस ऑफ प्लास्टर जो चूर्ण होता है ना, उसको कालू बताए थे हम कि पानी के साथ मिलाइएगा तो उसके बाद पैर पर उसका वो बैंडेज वाला पटिया पर सरिया सरिया कर रख के तब पैर पे रखा जाता है ना, तब सूख जाता है कि नहीं? तो सूखने पर वो टाइट हो जाता है। सूखने पर यानी जब उसको पानी के साथ मिलेगा तो अभिक्रिया करके जिप्सम बनाता है। क्या बनाता है? जिप्सम। जिप्सम तुरंत कठोर हो जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि CaSO4 हाफ H2O को 1.5 H2O के साथ क्या कराएंगे? अभिक्रिया कराएंगे, तब CaSO4 और 2H2O यानी जिप्सम हमको मिलेगा। जिप्सम का फार्मूला ये होता है और पेरिस ऑफ प्लास्टर का फार्मूला ये होता है। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, सवाल जिप्सम का भी पूछा जा सकता है और पेरिस ऑफ प्लास्टर का पूछा। अंतर बस इतना ही होता है कि ये पेरिस ऑफ प्लास्टर को जब पानी में मिलाइएगा तो पानी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा?
तो अभी आधा पानी है, बाद में 2 पानी का अणु हो जाएगा, बढ़ जाएगा पानी, बस इतना ही अंतर होगा। ठीक है, चलिए अब आइए अभ्यास पर। किस पर? अभ्यास। अभ्यास का पहला सवाल कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्या कर देता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो वह विलयन किस प्रकृति का होगा? अम्लीय होगा कि क्षारीय? लाल को नीला करेगा तब क्षारीय प्रकृति का होगा। कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का पीएच मान कितना होता है? कितना से ज्यादा? 7 से। तो यहाँ देखिए, एक ऑप्शन में 1 दिया है, एगो में 4, एगो में 5, एगो में 10। तो जो ऑप्शन 7 से ज्यादा कौन है इसमें? 10। तो आंसर क्या होगा? डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर आंसर होगा इसका। दूसरा सवाल क्या है कि अगर कोई विलयन अंडा है, फिर मांसाहारी सवाल है, ये मांसाहारी सवाल दे दिया ये है, मांसाहारी सवाल बनाया जाएगा। चलो, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से, अंडा का पीसा हुआ कवच मतलब ऊपर के खोपड़िए ना क्लोजर का, जो नोच के हटा दिया जाता है, उसको उसके पीछे हुए पीस दिया जाता है उसको। उसके बाद कह रहा है कि पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करती है, गैस बनाती है, तो जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। चूने के पानी को क्या कर देता है? दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा? इस विलयन में क्या होगा? तो उस विलयन में देखिए NaCl दिया है, HCl दिया है, LiCl दिया है, KCl दिया है, तो उस विलयन में अम्ल होगा। क्या होगा? क्या होगा? HCl। क्या होगा? और एक HCl ही इसमें क्या है? अम्ल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 3 नंबर सवाल पर। 3 नंबर सवाल में कह रहा है कि NaOH का 10 ml विलयन, कितना विलयन? हाँ, और HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। NaOH का 10 ml का विलयन होगा ना, वो HCl के मात्र 8 ml विलयन से क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। अब यहाँ पर बात शायद समझ में नहीं आई आपको। NaCl क्षारीय प्रकृति का होता है। NaOH क्या होता है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और ये क्या है? ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है? ये HCl अम्ल है, और NaOH क्या है? क्षारीय है। कहता है कि NaOH का 10 ml होगा और HCl का मात्र 8 ml होगा, तब वो उसको क्या करेगा? उदासीन कर देगा। अब कहता है यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले लें, कितना ले लें? 20 ml ले लें। पहले 10 ml लिए थे, कितना लिए थे? 10 ml लिए थे, तो हमको कितना HCl का यानी NaOH का 10 ml विलयन को करने के लिए हमको HCl का 8 ml चाहिए था। कितना चाहिए था? उदासीन करने के लिए। तो इसका यदि 20 ml हम ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं? तो HCl का कितना चाहिए कि ये उदासीन हो जाएगा? HCl का कितना ml? तो 16 ml नहीं चाहिए। कैसे 16 ml आएगा? कैसे नहीं आएगा बताइए? 10 से 20 हो गया, ये भी दुगुना, तो ये तो दुगुना होगा, नहीं होगा। इसका 10 ml, इसको 2 जगह करिए 10-10 ml, हो गया 10-10 ml। इसको करने के लिए 8 ml चाहिए, इसको करने के लिए 8-8। क्लियर हो गया? समझ में गया बात? चलिए अब सवाल नंबर 4 कह रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग करेंगे? अपच बताइए। आज पेट में अपच हो गया हो तो किस चीज़ का उपयोग करेंगे? एंटीबायोटिक का या किसका? हाँ, एंटासिड का उपयोग करेंगे। मतलब एसिड का जो अपोजिशन करेगा, एसिड के विरोध में जो लड़ाई करेगा, उसी का ना उपयोग करेंगे। एंटासिड क्षारीय होता है। कैसा होता है? तो पेट में तोरा के काट दी, अम्ल को हमको लगा एक बार ये हम लोगों को काट देता है, अम्ल को काट देता है, अम्ल को उदासीन कर देता है। क्या कर देता है? तब पेट में खाना फिर से जो है वह पचने की स्थिति में
आ जाता है और आप आराम महसूस करते हैं, तो एंटासिड होगा। ठीक है, 5 नंबर में क्या कह रहा है, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए और उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। जो नीचे अभिक्रिया दिया गया है उसके लिए पहले शब्द समीकरण लिखना है। कह रहा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर बढ़ जा, ये 5 का ए है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन सा अम्ल, और जिंक। तो सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक का अभिक्रिया कराए तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनेगा। यहाँ सल्फेट होगा, जो सल्फेट छूट गया है इसमें, जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनेगा। तो ये हो गया शब्द समीकरण। ये क्या हो गया, शब्द समीकरण, यानी जो समीकरण कहा गया है उसको शब्द में लिख दिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक जब अभिक्रिया करेगा तब क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाएगा। क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाएगा। और इसी का फिर समीकरण लिखा गया H2SO4 जिंक SO4 माने और जिंक सल्फेट और क्या है H2 है। देखिए तो इस समीकरण संतुलित है कि नहीं है, नहीं है तो इसको जल्दी संतुलित करके बताइए, अगर है तो बताइए संतुलित है कि नहीं। चलिए ठीक है। अगला सवाल बी में कह रहा है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा। यानी ये मैग्नीशियम जो है इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा, अब यही सवाल देख के आपसे पूछ लेता है कि कौन सी अभिक्रिया है, तो क्या बताइए थे, विस्थापन अभिक्रिया। क्या बताते हैं, क्योंकि ये इसको क्या कर दिया, विस्थापित कर रहा है और बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है, हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। तो इसको भी समीकरण के रूप में इस तरीके से लिख दिया गया। अगला सी में सवाल क्या है, सी में कह रहा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। अब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी फिर यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल आ गया, और सल्फ्यूरिक अम्ल किससे अभिक्रिया करेगा, एल्यूमिनियम से। किससे, एल्यूमिनियम से। तब फिर बनाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। अभी ना मैग्नीशियम से कराए थे HCl का, तो हाइड्रोजन हटा था तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना था और हाइड्रोजन बना था। तो सेम वहीं पर है, केवल जो यहाँ पर ये धातु जो है ना, धातु उस हाइड्रोजन को हटा दे रहा है। क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को हटा दे रहा है, और हटने की वजह से हाइड्रोजन यहाँ निकल गया और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। सल्फ्यूरिक अम्ल है, एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पर नहीं होगा, ये एल्यूमिनियम सल्फेट होगा। लिखे हुए तो सुधार लीजिएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट सुधार दीजिए उसमें, ये AlSO4 ना है, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब आइए यहाँ पर कह रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड और आयरन। सवाल क्या है 4 नंबर डी में, 5 के डी में कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन से, लौह के रेतन यानी लौह को जब काटा जाता है ना तो उसके अंदर से चूर्ण जैसा निकलता है तो उस रेतन से अभिक्रिया। कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आयरन, तो लोहा को आयरन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इंग्लिश में, आयरन। तो आयरन यहाँ लिखा गया है, तो आयरन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, और फिर हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। यानी जब ना तब जो धातु है ना वह इनको इसमें से हाइड्रोजन को हटा दे रहा है। क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को हटा दे रहा है। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़िए। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एल्कोहल तथा ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं। एल्कोहल और ग्लूकोज दोनों में क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। एक क्रियाकलाप द्वारा साबित कीजिए। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे कि HCl और HNO3 पढ़े हैं ना, कि उसमें अम्लीयता का गुण होता है लेकिन इसमें अम्लीयता का गुण क्यों नहीं होता है, पढ़े थे थोड़ी देर पहले। तो यहाँ कह रहा है वही बात कि एल्कोहल जो होता है और ग्लूकोज जो होता है उसमें हाइड्रोजन होता है, लेकिन फिर भी इसको अम्ल वाला ग्रुप में नहीं रखा जाता है। इसके लिए बताना है क्या, क्रियाकलाप। तो लिखा गया है क्रियाकलाप में कि एक कॉर्क लीजिए। क्या लेना है, एक कॉर्क लेना है। कॉर्क मतलब कि ऐसा सामान, क्या कोई दिक्कत हो गया, कॉर्क यानी ऐसा सामान जिससे हो करके इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, ठीक है। ऐसा एक कॉर्क ले लेना है। अरे बच्चा सब कॉर्क से खेलता नहीं, देखते हैं
तो उसमें जो नीचे रहता है क्या रहता है, उसका फोम के जैसा रहता है। तो कुछ ले लीजिए वैसे सामान और ले लेना है। और कह रहा है कि उसमें कील लगा देना है 2 गो ऐसे, क्या करना है 2 कील लगा देना है। और कील लगाकर एक बीकर में रख देना है। बीकर यानी कुछ बर्तन में रख दीजिए उसको नीचे, और उसमें 100 ml जो बीकर में कॉर्क लगाकर उसमें रख दीजिए 100 ml के बीकर में। कितने ml के बीकर में, यानी बीकर की क्वांटिटी 100 ml की होनी चाहिए। फिर क्या करना है कि पुनः कीलों को 6 वोल्ट की बैटरी से लगा दीजिए। 6 वोल्ट के बैटरी से कील को क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद दोनों टर्मिनल को एक साथ एक बल्ब में स्विच के माध्यम से जोड़ देना है। किसके माध्यम से, स्विच के माध्यम से। अब बीकर में थोड़ा तनु HCl, फिर तनु HCl माने मोटा, माने खूब गाढ़ा कि पतला, पतला क्या, पतला HCl उसमें अब बीकर में डाल देना है। सब बात समझाते हैं, बस केवल इसको बस ध्यान से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसमें ग्लूकोज और एल्कोहल डालकर विद्युत प्रवाहित किया जाता है। क्या किया जाता है, ग्लूकोज और एल्कोहल अब डालेंगे उस 100 ml के बीकर में। ग्लूकोज और एल्कोहल में से एक एक करके अपना डाल के चेक करेंगे, या फिर लाइन दे के जे बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो जब डालिएगा तो कहता है दोनों स्थिति में HCl के समय बल्ब जलेगा। जब आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब उसमें क्या क्या डालना है आपको, तो ग्लूकोज एक बार डालिए, है ना, और तब उससे बिजली को निकाल के दिखाइए प्रवाहित करा के, बल्ब जलता है कि नहीं। फिर दारू डालिए, एल्कोहल करके देखिए उससे होके बिजली जलता है कि नहीं जलता है बल्ब। और फिर HCl डालिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और देखिए कि जलता है कि नहीं। तो ये दोनों स्थिति, जब दोनों समय आप करिएगा, तीनों समय, तो उस स्थिति में HCl जिस समय रहेगा उस समय बल्ब जलेगा, लेकिन ग्लूकोज और एल्कोहल के समय बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, ग्लूकोज और एल्कोहल के समय बल्ब नहीं जलेगा। तो अभी थोड़ा देर पहले आपको जब हम बता रहे थे तो हम बताए हैं कि H+ का सांद्रता रहता है। किसका सांद्रता रहता है, H+ का, यानी अम्ल में H+ ज़्यादा रहता है, जिसके वजह से बिजली क्या हो जाता है, प्रवाहित हो जाता है। अब इसमें तो H+ नहीं है, किसमें, ग्लूकोज और, माने इनमें हाइड्रोजन है लेकिन अम्लीय गुण इनका नहीं है। तो कहता है इसका अर्थ है कि ग्लूकोज और एल्कोहल में हाइड्रोजन होते हुए विद्युत का चालन नहीं करते हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अतः इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। क्या होता है, अम्ल की तरह नहीं होता है। अब उसी बीकर का जो अभी क्रियाकलाप आपको बताया गया है, उसी का यहाँ पर क्या किया गया है, चित्र बनाया गया है। अब चित्र को समझिएगा। देखिए यहाँ पर एक कॉर्क ले लिया गया है। क्या ले लिया गया है, कॉर्क ले लिया गया है, एक बर्तन में रख दिया गया है इसको। ठीक है, बर्तन में रख दिया गया है, और बर्तन में रख करके यहाँ बैटरी जो है ये 6 वोल्ट का बैटरी है। कितने वोल्ट का, 6 वोल्ट का बैटरी है। इसके माइनस से इसके प्लस से इधर से एक टर्मिनल से बल्ब में लगा दिया। ठीक है, और फिर बल्ब को इधर स्विच के साथ जोड़ दिया गया। ठीक, और उसके बाद यहाँ से एक तार लाया गया और इस तार को इस कील के साथ बांध दिया गया। ठीक, फिर इसका ये इस टर्मिनल का पूरा हो गया यहाँ पर सर्किट, और फिर इस टर्मिनल का सर्किट यहाँ पर लाकर कील में बांध देंगे। अगर इस पानी में वो क्षमता होगी, चूँकि यहाँ से यहाँ कनेक्शन तो नहीं जा सकता है, नहीं जाएगा ना, तो इसमें जब जिस समय हम एल्कोहल भरेंगे, इसमें जिस समय हम एल्कोहल भरेंगे और एल्कोहल भरेंगे तो यहाँ भी एल्कोहल भरेगा कि नहीं भरेगा, भरेगा। तो इन दोनों के बीच में अगर एल्कोहल इलेक्ट्रिक को पहुँचाएगा, एल्कोहल से होकर चाहे ग्लूकोज से होकर इलेक्ट्रिक चल जाएगा, तभी न बल्ब यहाँ से जाके चलेगा। हैं, इसको तो एगो कनेक्शन डायरेक्ट है, दूसरा कनेक्शन होने के लिए इसको तो चाहिए ना जाके जलने के लिए, है कि नहीं। तो ग्लूकोज से ना, तो जब इसमें आप ग्लूकोज और एल्कोहल दोनों डालिएगा, दोनों समय यह बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन जैसे ही इसमें आप तनु HCl डालिएगा तो क्या होगा, यह इधर से इधर कनेक्शन जाएगा और ये बल्ब आपका क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ग्लूकोज को और एल्कोहल को अम्लीय श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अभी क्लियर हो गया, समझ में आ गया बात। अब सवाल क्या है, 7वां नंबर की आसवित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल में होता है। मेघ जो बरसता है, मेघ बरसता है तो मेघ का पानी से होकर बिजली क्रॉस करता है, यानी बिजली प्रवाहित होती है।
लेकिन आश्रित जल से नहीं होती है। क्यों, बताना है। देखिए आश्रित जल शुद्ध जल होता है। क्या होता है? उसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं होती है। गंदगी नहीं होने के कारण, किसी प्रकार की खराबी नहीं होने के कारण उससे होकर बिजली क्रॉस नहीं करती है। अगर उसमें करंट डाल के आपको आपका हाथ डाला दिया जाए तो आपको करंट नहीं मारेगा। लेकिन जब बारिश होता है तो बारिश के पानी में सल्फेट होता है, ठीक है, सॉरी सल्फाइड होता है। क्या होता है? सल्फाइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, धूल कण होता है। क्या होता है? धूल कण होता है, जो पानी के सटने से ये भी करंट के फ्लो करा लेते हैं। तो ये सभी के सभी गंदगियों के होने की वजह से इसमें वर्षा के जल से क्या होता है? बिजली प्रवाहित होता है। तो कह रहा है कि आश्रित जल में H+ और OH- आयन की अनुपस्थिति होती है, ठीक है, वो नहीं होते हैं उसमें। अतः आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता है, विद्युत का चालक वह नहीं होता है। वर्षा के जल में अम्ल एवं अन्य अशुद्धियां होती हैं। वर्षा के जल में अम्ल भी होता है और अशुद्धियां भी होती हैं। तो वर्षा के जल में H+ और OH- की उपस्थिति होती है। अब जिसके वजह से आयन की उपस्थिति होने के कारण वर्षा के जल क्या करता है? यहाँ पर नहीं, गलती से लिखा गया, नहीं होगा, करता है। ठीक है, समझ में आ गया बात? चलिए, इतने देर की क्लास में सुस्ता कैसा है? सोचिए, आप चुपचाप बैठे हैं तो आपको परेशानी हो गया है। आज जब बोल रहा है उसका एनर्जी लॉस नहीं होता है। आराम से बैठे हैं, ठंडा में लग रहा है कि आप सूत जाते हुए तो ठीक रहता है। हाँ, तो कान से न सुनना है, आँख से थोड़ा सुनना है। अरे चलिए, 8 नंबर में क्या है? कहता है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? यानी खट्टा सामान में से अगर पूरा का पूरा पानी निकाले, आपको खट्टा कब लगेगा? मुंह में लार मिलेगा उसमें, तब खट्टा महसूस होगा आपको। जब पूरा का पूरा पानी उसमें से एकदम सुखा दिया जाए तो चीज़ आपको खट्टा नहीं विशेष लगेगा, ठीक है, अम्लीय महसूस नहीं होगा। क्यों? देखिए, कहता है यहाँ पर कि जल की अनुपस्थिति में जल H+ नहीं बनाता है। क्या नहीं? अम्ल H+ नहीं बनाता है। और जब H+ नहीं बनाएगा तो अम्लीय सांद्रता नहीं बढ़ेगी, H+ की सांद्रता नहीं बढ़ेगी, और नहीं बढ़ेगी तो उसकी अनुपस्थिति में क्या हो जाएगा? अम्ल अम्लीय व्यवहार नहीं करेगा। क्लियर हो गया? अब देखिए, सवाल आपके सामने आता है 9 नंबर। 9 नंबर सवाल में कह रहा है कि 5 विलयनों ABCD व E की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH का मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 9। यानी A को जब जांचा जाता है तो A का pH मान कितना है? 4 है। जब B को जांचा जाता है तो B का pH मान 1 है। C को जांचने पर उसका pH मान 11 आता है। D को जांचने पर उसका pH मान 7 आता है। और E को जांचने पर उसका pH मान 9 आता है। तो कहता है कि कौन सा विलयन उदासीन है? बताइए। 7 विलयन उदासीन है। विलयन का नाम ABCDE है, तो कौन सा विलयन उदासीन होगा? बताइए। क्वेश्चन हमने देखो ना, कौन सा विलयन? बताइए, इतना समय लग गया खोजे में, आंसर आपके सामने लिखे हैं तब वो नहीं बोल रहे हैं कि बोल देंगे तो कहेंगे देख के बोले हैं, है कि नहीं है? किताब में देखिए आंसर, उसको बंद करिए। देखिए किताब में दिखाया गया है कि क्रमशः हैं चीज़ें। क्या हैं? क्रमशः। आप लोगों के पास भी पुस्तक है तो पहले किताब में देखिए, फिर आंसर की तरफ जाइएगा। किताब में दिया गया है कि A का 4 है, B का 1 है, D का 11 है, C का 11 और D का 7 है। जिसका 7 होगा वही उदासीन होगा, तो विलयन D आंसर होगा। क्या होगा? विलयन D आंसर होगा। D विलयन उदासीन है। आंसर बोर्ड पर भी दिया गया है। अब B नंबर सवाल में क्या कह रहा है? बी में कह रहा है कि प्रबल क्षारीय कौन है? प्रबल क्षारीय कहने का मतलब क्या होगा? जिसका pH मान हाई होगा, ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा। इसमें सबसे ज़्यादा pH मान किसका है? 11, विलयन C का। विलयन C का pH मान 11 है, वह प्रबल क्षारीय होगा। वो क्या होगा? प्रबल क्षारीय होगा।
सी नंबर सवाल, प्रबल अम्लीय जिसका पीएच मान सबसे कम होगा। एक किसका पीएच मान है? ए का। तो ए क्या होगा? प्रबल अम्लीय होगा। यहाँ ए होगा, ए क्या होगा? प्रबल अम्लीय होगा। क्या होगा? ए प्रबल अम्लीय होगा। अच्छा, उसके बाद कह रहा है डी में कि दुर्बल अम्लीय। दुर्बल अम्लीय कौन होगा? जिसका पीएच मान 7 से तुरंत कम 4 किसका पीएच मान है? बी का। यहाँ बी बना दीजिएगा, ये दुर्बल अम्ल है। क्या है यह? दुर्बल अम्ल है। उसके बाद क्या है कि दुर्बल क्षारीय कौन है? अब रह गया एक एक बेचारा, कौन? ई दुर्बल क्षारीय है, ये बेचारा है दुर्बल क्षारीय। ठीक है, हो गया। अब कह रहा है कि पीएच मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में सरियाइए। जो पीएच मान है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में सरियाना है। तो जिसका पीएच मान जितना कम होगा, जिसका पीएच मान जितना कम होगा उसकी हाइड्रोजन सांद्रता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे ज़्यादा पीएच मान होगा वो पहले लिखेंगे, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन सांद्रता कम होगी, क्योंकि वो क्षारीय होगा तो हाइड्रोजन सांद्रता कम होगी। तो कम होगी तो सबसे ज़्यादा इसमें पीएच मान किसका है? सी का। सी से ई है ना, सी से कम किसका है? ई का। यहाँ देखिएगा सी से ई नंबर पे नहीं जाइएगा कि सी से बड़ा ई, जबकि ई का मान तो 9 है, ई का मान 9 है। ई का पीएच वैल्यू 9 है, और पीएच वैल्यू 9 होने से जिसका पीएच वैल्यू 11 है उससे हाइड्रोजन सांद्रता ज़्यादा होगा। हमको हाइड्रोजन सांद्रता के हिसाब से अवरोही क्रम में डालना है, ना कि इस नंबर के लिखने के हिसाब से। ठीक है, ई हो गया। फिर डी की क्या दिया गया है? पीएच मान 7 है, तो डी का पीएच मान 7 है। अब डी का पीएच मान जिसका 7 होगा वह इससे ज़्यादा इसमें H+ आयन होगा ना। फिर इससे ज़्यादा H+ आयन ए में होगा, ए की सांद्रता 4 है। इससे भी ज़्यादा H+ आयन बी में होगा, इसकी सांद्रता 1 है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर, अब परखनली वाला सवाल आ गया ना। चलिए, कहता है कि परखनली ए एवं बी में समान लंबाई के मैग्नीशियम पट्टी रखी गई है। ठीक है, परखनली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा परखनली बी में एसिटिक अम्ल डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। किस परखनली में अधिक तेज बुदबुदाहट होगी और क्यों? ठीक है, कह रहा है मैग्नीशियम लेना है आपको, मैग्नीशियम की पट्टी, और बराबर लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी दो जो है बीकर में, दो अलग अलग परखनलियों में, दो अलग अलग परखनलियों में क्या करना है? डाल देना है। जब दोनों अलग अलग परखनली में मैग्नीशियम का सेम लंबाई का पट्टी डाल दीजिएगा, कह रहा है कि इन दोनों में, एगो में इसमें रखिए कौन क्या चीज़? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एगो में रखिए एसिटिक अम्ल। अगर इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, तो इसमें HCl रखना है। क्या रखना है? HCl, और इसमें एसिटिक अम्ल रखना है। क्या रखना है? एसिटिक अम्ल। जब इन दोनों में रखेंगे तो किस में ज़्यादा बुदबुदाहट होगी वो कह रहा है कि परखनली ए में अधिक तेज बुदबुदाहट होगी, क्योंकि परखनली ए में प्रबल अम्ल डाला गया है। क्या डाला गया है? अब प्रबल अम्ल डाला जाएगा तो बुदबुदाहट अधिक होगी, नहीं होगी? अब आइए, सवाल कह रहा है आपका, पढ़िए तो सवाल किताब में। सवाल में कह रहा है ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसका पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? दूध आपके पास में है, दूध दही बनेगा तो खट्टा हो जाएगा कि मीठा? खट्टा हो जाएगा ना, यानी दूध से खट्टा होगा कि दूध से मीठा? दूध से दही बनने पर दूध से खट्टा होगा। कैसा हो जाएगा? एक्चुअली दूध भी अम्लीय होता है। दूध का पीएच मान कितना है? 6 है, तो 7 से कम है, यानी अम्लीय है। लेकिन अम्लीय होने पर भी बहुत कम अम्लीय है, इसलिए फटता उठता नहीं है। ना तो नींबू डालने पर कैसे फट जाता है? समझ में क्या बात? नहीं फटता चाहिए। अगर अम्लीय है तो अम्लीय से क्या फटेगा? नहीं फट। लेकिन छावा कहता है कि जब दही बन जाएगा, अभी दूध है, क्या है? अभी बने दही। जब दही बनेगा तो दही का पीएच मान 4.5 होता है। कितना होता है? तो दही का पीएच मान 4.5। अब 4.5 क्यों कम हो गया? इसमें हाइड्रोजन सांद्रता बढ़ जाती है, हाइड्रोजन प्लस की सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है,
तो वहीं यहाँ पर सवाल है, लैक्टिक अम्ल बढ़ जाता है कि दूध से दही बनने में पीएच मान कम हो जाएगा, क्योंकि दूध में H+ की सांद्रता बढ़ जाती है, ठीक है, अधिक हो जाती है, क्योंकि दही में लैक्टिक अम्ल हो जाता है, ठीक है। अब लैक्टिक अम्ल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है सांद्रता बढ़ेगी। चलिए अब सवाल नंबर 12 का ए। सवाल 12 में क्या कह रहा है कि एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिला देता है। क्या मिलाता है? दुधरिया। दाद में गाँव दुधरिया नहीं होता राय जी लोग, चाहे और भी लोग दुधरिया हो सकता है, जरूरी है राय जी लोग दुधरिया होगा। हाँ, अधिकतर लोग ग्वाला का काम वही लोग करता है ना। तो कह रहा है कि जो ताज़ा दूध में पीएच का मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय बना देता है। माने जब आप क्या करिएगा, थोड़ा सा बेकिंग सोडा उसमें डालिएगा तो ताज़ा दूध का मान क्या होता है? 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। लेकिन जब दूध में जब थोड़ा सा सोडा मिला दीजिएगा तो सोडा मिलाने पर इसका पीएच मान थोड़ा बढ़ जाएगा। तो बताइए जब पीएच मान 6 होगा तब उसको दही बनने में समय लगेगा कि पीएच मान जब थोड़ा ज़्यादा होगा तब दही बनने में समय लगेगा? ज़्यादा रहेगा तब दही बनने में समय लगेगा। इसीलिए थोड़ा सा उसमें सोडा वो लोग मिला देता है कि दही बनने में टाइम लगेगा, ठीक है। अब क्या कहते हैं, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? अब क्षारीय प्रकृति का होने के कारण दूध की क्षारीयता में वह वृद्धि कर देता है और ज़्यादा क्षारीय चीज़ को फिर अम्लीय बनने में समय लगता है। इसीलिए कह रहा है कि दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है, ठीक है। कोनो डाउट है? बताइए। डाउट हो तो बताइए, नहीं डाउट हो तो आगे चलते हैं। अब 13 नंबर सवाल में कह रहा है कि पेरिस ऑफ प्लास्टर को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए अभी थोड़ा देर पहले हम पढ़ाए हैं कि पेरिस ऑफ प्लास्टर आर्द्र रोधी कहने का मतलब है कि जिसमें नमी नहीं जाए, ऐसा बर्तन जिसके अंदर नमी नहीं जाए, उसमें पेरिस ऑफ प्लास्टर को क्यों रखा जाता है? बताइए। सीमेंट को इतना पानी से दूर क्यों रखा जाता है? जम जाता है ना, यही बात है। तो वो पेरिस ऑफ प्लास्टर भी तो जब नमी के संपर्क में आएगा तो जम जाएगा, जिप्सम बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो वही चीज़ है। अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं कि जब पेरिस ऑफ प्लास्टर को आप पानी के संपर्क में लाइएगा तो वो जिप्सम बन जाएगा, और जिप्सम बन के क्या हो जाता है? ठोस हो जाता है, वो बेकार हो जाता है। यानी अगर आपको पेरिस ऑफ प्लास्टर का कहीं उपयोग करना हो तो आप नहीं कर पाइएगा उसके बाद। तो वही है कि पेरिस ऑफ प्लास्टर जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम बना लेता है तथा सख्त हो जाता है। कैसा हो जाता है? इसलिए इसको आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। अब बताइए तनी, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है और लवण और जल बनाता है ना। वैसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब 2 उदाहरण देने के लिए बात कर रहा है, तो आपके पास सैकड़ों उदाहरण पड़ा हुआ है आपके किताब में शुरू से लास्ट तक। यहाँ पर है कि HCl का अभिक्रिया NaOH से, ये अम्ल है, क्या है? और ये क्षार है। ये दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया कर रहे हैं। अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? लवण बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, ठीक है, और जल वाटर बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? दूसरा H2SO4, इस सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला है। क्या इसका फार्मूला है? सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला है। हाइड्रोजन सल्फाइड भी इसको कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, अब 2NaOH क्या है? 2NaOH। तो 2NaOH है, Na2SO4 बनाएगा, सोडियम सल्फेट बनाएगा और क्या बनाएगा? जल बनाएगा। तो ये दोनों, ये भी लवण होता है, ये भी क्या होता है? लवण होता है। और ये क्या है? जल है। और ये क्या है? अम्ल है। और ये क्या है? क्षार है। क्लियर हो गया? धोने का सोडा का उपयोग, धोवन सोडा का उपयोग ऑलरेडी आपको आपके एथी में पढ़ा दिया गया है, लेकिन धोवन सोडा का उपयोग कह रहा है। बताइए धोवन सोडा का उपयोग, 2 प्रमुख उपयोग आपको बताना है और चैप्टर का आपका आखिरी सवाल है। तो धोवन सोडा का 2 उपयोग है, हम उससे ज़्यादा ही उपयोग यहाँ लिखवा दिए हैं। लिखा गया है कि इसका उपयोग जल के अस्थायी कठोरता को ख़त्म करने के लिए किया जाता है।
थोड़ी देर पहले नहीं बताए हैं उसमें, जब जिस समय कि जल की कठोरता को ख़त्म करने के लिए पढ़ा रहे थे, तो उस समय उसमें क्या सोडा डाला जाता है ना, धोने सोडा। तो वही है, धोने की सोडा का उपयोग किया जाता है किस में? जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। इसका उपयोग कांच, साबुन या कागज व्यवसाय में भी किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है? बेकिंग सोडा भी दिया है क्या इसमें? अच्छा, धोवन सोडा और बेकिंग सोडा दोनों है। तो बेकिंग सोडा में क्या है कि इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? अब बेकिंग सोडा क्या होता है? खाए वाला सोडा बेकिंग सोडा होता है। हाँ, ठेकुआ में लगा दे, चाहे बड़ी खास्ता पूड़ी मिल जाता है तो बड़ा खास्ता पूड़ी बनल बा है ना, मुंह में एकदम कुर पूड़ी चल जाता है। लिट्टी वगैरह इस समय भी डाला जाता है, ताकि समोसा बनाया जाता है उसमें भी डाल देता है लोग। ठेकुआ उकुआ बनता है वो में डालाता है। छठ में ठेकुआ नहीं बनता है, उसमें भी डाला जाता है। हाँ, मात्रा के अनुसार कहता है। हमारा ठेकुआ है खाना है का ठेकुआ चलो, तो कहता है कि इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है और इसका प्रमुख उपयोग बेकरी में किया जाता है। किस में किया जाता है? बेकरी में। खाने वाला बेकरी कहते हैं जिसमें पाव रोटी सब बनता है, या फिर वहाँ पर ब्रेड पकौड़ा उकौड़ा ये सब बन के जहाँ बिकाता है ना, प्लास्टिक में पैक होके, उस जगह को बेकरी कहा जाता है। उस सब व्यवसाय को क्या कहा जाता है? बेकरी। तो बेकरी का व्यवसाय जहाँ पर आपको ये बनता है, अरे तरह तरह का ब्रेड आता है, तरह तरह का बिस्किट आता है, तरह तरह का पाव रोटी आपको मिलेगा देखने के लिए, है ना। भिन्न भिन्न प्रकार का केक मिलता है। तो इस सब चीज़ का जहाँ व्यवसाय होता है ना, जहाँ बनाया जाता है, उसको बेकरी का व्यवसाय कहा जाता है। क्या कहता है? तो उस सब में इसका खाने वाला सोडा का उपयोग किया जाता है। क्या करने के लिए? उसको टेस्टी वगैरह बनाए, तो नहीं खासा बनाए, तो ही बनाए वो बनाए, मुँह में बिस्कुट रखिए भर जाए एक बार, है कि नहीं है? आ रहा है तेरा मजा बिस्कुट खा के? बिस्कुट खा के मजा नहीं आया? अच्छा ना, बिस्कुट अगर मजाक उड़ा रही है तू रे, रोए लगी अभी तुरंत चलो ठीक है, यहाँ तक आपका आज का चैप्टर समाप्त हुआ। और ज़रा कुछ है, अब है क्वेश्चन आंसर आपका ये समाप्त हो गया। तो आप सभी ऑनलाइन जितने लोग हमें देख रहे हैं, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। और ये आपका ये दूसरा अध्याय का क्वेश्चन आंसर सहित पूरे 3 वीडियो में ये समाप्त हुआ है। अगला भी लगभग 3 वीडियो उसमें भी लगेगा और आपका समाप्त होगा। तो इसी तरह हमसे जुड़े रहने के लिए और एक एक सवाल का आंसर जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और एक शेयर जरूर करते जाइएगा। वंदे मातरम।